नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय द इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है। प्रवीण चक्रवर्ती साहब ने लिखा है। एक राजनीतिक पार्टी की डेटा एनालिटिक्स टीम के ये चेयरमैन हैं, कांग्रेस पार्टी के डेटा एनालिटिक्स टीम के चेयरमैन हैं प्रवीण चक्रवर्ती साहब। क्या कह रहे हैं कि हाल में रूस ने एक ऑफर दिया है भारत को। क्या ऑफर दिया है? क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे सामान के एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर बैन लग रहा है, तो भारत को ऑफर किया है कि आप हमसे तेल खरीद लीजिए। भारत के लिए ऑफर क्यों लुभावना है? क्योंकि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। दुनिया में जब भी ऐसे तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्थाओं पर हावी होने लगती है। भारत को इसका डर सता रहा है। रूस को डर सता रहा है कि उसका तेल खरीदेगा कौन। तो रूस ने भारत को ऑफर किया है कि हम बहुत सस्ते में, कितना सस्ते में अभी क्लियर नहीं है, बहुत सस्ते में आपको तेल दे देंगे। भारत इस पे विचार बना रहा है। कुछ इंपोर्ट की शुरुआत हो भी चुकी है, कुछ तेल हम निर्यात कर भी रहे हैं। संपादकीय किस बात पर है? संपादकीय इस बात पे है कि कहीं ये सस्ता तेल जो है, इसकी कुछ दूसरी कीमतें तो हमको नहीं चुकानी पड़ेंगी। दूसरी कीमतों का मतलब भू राजनीतिक कीमतें, जियोपॉलिटिकल कीमतें। एक सिरा वो होगा, दूसरा सिरा क्या होगा? कुछ आर्थिक कीमतें भी क्या इससे जुड़ी हैं? इस पूरी बात की विवेचना हम इस संपादकीय में करेंगे। ब्रॉड एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। एक इतिहास है कि दुनिया में घटनाएं जब घटती हैं तो वो अकेले में नहीं घटती हैं, वैक्यूम में नहीं घटती हैं। सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। कई घटनाओं का जिक्र होगा। बर्लिन की दीवार के गिरने का जिक्र है, सोवियत रूस के पतन का जिक्र है, भारत में आने वाले आर्थिक सुधारों का जिक्र है। क्या ये सब जुड़े हुए थे? हम इन सब बातों को जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि 2014 से लेकर या 2010 से लेकर तेल की कीमतों का क्या उतार चढ़ाव रहा है। भारत ने उसका फायदा कैसे उठाया है या नहीं उठा पाए। भारत ने अब तक जो तेल की राजनीति है उससे भारत कैसे प्रभावित रहा है। जब तेल महंगा रहा है तो भारत उस सूरत हाल में कैसे निपटा है। कैसे हम दूसरी चीजों के निर्यात पर निर्भर रहे ताकि हम महंगे तेल का आयात कर सकें। हाल के समय में अभी हमारी सूरत क्या है, अभी हमारी कंडीशन क्या है। रूस का तेल हम खरीदते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और उन नुकसानों से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो ये ब्रॉड आउटलुक है। बिंदुवार चर्चा शुरू कर। तो फिर शुरुआत कहानी से होती है। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। बर्लिन की दीवार जो बर्लिन शहर को, या कहा जाए कि एक प्रकार से जर्मनी को दो हिस्सों में बांटती थी। एक वो जर्मनी, जो जर्मनी का वो हिस्सा जो कि रूस के आधिपत्य या वर्चस्व वाले इलाके का हिस्सा था। दूसरा हिस्सा जो कि पूंजीवादी देश यानी कि अमेरिका, खास तौर पे अमेरिका के नेतृत्व में वहां पर सरकार का गठन था। तो ये जर्मनी के दो भाग थे, उनको बांटती हुई एक दीवार थी, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार इस बात का संदेश भी थी कि दुनिया अभी भी दो ध्रुवों में बटी हुई है। 1989 में दीवार गिर जाती है। 1990 में सोवियत रूस का पतन होता है। वही सोवियत रूस जिसकी स्थापना 1918-19 में बोल्शेविक क्रांति के समय लेनिन रख रहे थे। जार शाही का अंत हो रहा था। जार जो कि रूस के राजा थे, उनका अंत हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बीचों बीच ये सब कुछ घट रहा था। तब से चला आ रहा सोवियत रूस, उसका पतन हो जाता है 1990 में। हालांकि सोवियत रूस की स्थापना 1918 के कुछ समय बाद हुई थी, लेकिन मोटी मोटी शुरुआत तभी से मानी जाती है। और 1991 में हम जानते हैं भारत के बच्चे बच्चे को रटाया जा चुका है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी 1991 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सुधारों की शुरुआत हुई। संपादकीय क्या कहता है कि ये तीनों घटनाएं, एक जर्मनी में घट रही है, एक रूस में घट रही है और एक भारत में घट रही है, ये तीनों घटनाएं जुड़ी हुई थी। दुनिया की सारी घटनाएं कई मर्तबा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भले ही उस प्रभाव को हम उस समय कैच ना कर पाए, बात के इतिहासकार, बात के अकादमिक लोग हमको बताएं कि ये असर हुआ था या ये जोड़ था उन सभी डॉट्स में, कनेक्टिंग द डॉट्स, जिसको स्टीव जॉब्स साहब कहा करते थे। खैर, बर्लिन की दीवार जब गिरी या उसके उस समय के आसपास ही भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी खराब हालातों से जूझ रही थी। संपादकीय में इसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में और उसके बाद वीपी सिंह के संक्षिप्त कार्यकाल में
अर्थव्यवस्था के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। 1980 के दशक के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी। हम उधार बड़े-बड़े मल्टीनेशनल फोरम से ले रहे थे और राजीव गांधी और वीपी सिंह के समय में इस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर आई 2 सरकारें, चंद्रशेखर की सरकार और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। इन्होंने ऐसे कदम उठाए जिसके बाद आर्थिक सुधारों की राह प्रशस्त हुई। तो जब बर्लिन की दीवार गिर रही थी तो भारत के सामने बड़े-बड़े संकट थे। क्या संकट था? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। इतना पैसा भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में नहीं बचा था कि हम ये तय तौर पर कह सकें कि आने वाले कुछ महीनों का तेल या जरूरी सामान हम आयात कर सकेंगे। ये एक खतरा था। दूसरा खतरा ये था कि हमने कई तरह के उधार जो पहले लिए हुए थे, हर देश लेता है, आम बात है, लेकिन जो उसको चुकाने की तारीखें थी, हमें डर था कि हम तय तारीखों पर, मोटी भाषा में, हम तय तारीखों पर अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं चुका पाएंगे। एक व्यक्ति जब ये नहीं कर पाता है तो उसको डिफॉल्टर, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। व्यक्ति का सम्मान आड़े आ जाता, सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यही देशों के साथ भी होता है। तो इन 2 नेताओं ने तय किया, जिनका नाम मैंने अभी लिया, कि हम डिफॉल्टर नहीं होने देंगे देश को, और कई नीतियां अपनाई गई। तो इसी तरह आज के समय में जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, तो एक तरफ तो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, वहीं भारत में तमाम तरह की आर्थिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं। क्या देखने को मिल रही हैं? कि इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार में कमी आई है, मार्केट में मांग जो है वो वीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इस तरह की तमाम समस्याओं से भारत जूझ रहा है। वहीं दुनिया में दूसरी ओर एक क्राइसिस आया हुआ है। फरवरी 2022 में जो बजट पेश किया निर्मला सीतारमण साहिबा ने, उसमें कहा गया कि भारत पूंजीगत निवेश पर बढ़ाएगा, भारत कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी उस तरह का इन्वेस्टमेंट जो कि पूंजी निर्माण में योगदान देता है, जैसे कि पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, स्कूल कॉलेज, इस तरह की चीजें होती हैं। तनख्वाहों और पेंशन में उसका खर्चा नहीं होता है। पूंजी निर्माण में, अवसंरचना निर्माण में जो खर्चा होता है, मोटी मोटी परिभाषा ये है। तो सरकार ने तय किया कि पूंजीगत निवेश किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा। अब उन सब प्लान्स पर, क्योंकि हम हमारे हाथ में होता है प्लान बनाना, लेकिन उसके बाद की दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, उन्होंने उन प्लान्स पर थोड़ा पानी सा फेर दिया है, ऐसा संपादकीय कहता है। कैसे पानी फेर दिया है? दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो $100 प्रति बैरल को कब का पार कर चुकी हैं। कम से कम मोदी कार्यकाल में, मोदी सरकार के कार्यकाल में ये पहला मौका है जब तेल इतना महंगा हुआ है। 2014 से ही के तेल की कीमतें भारत में बहुत कम थी। इस पे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक बार कहा भी था कि वो किस्मत वाले प्रधानमंत्री हैं। ये बात सही भी थी, क्योंकि 2014 से तेल की कीमतें बहुत कम थी। उससे हमें तमाम तरह के फायदे हुए। माना जाता है कि प्रत्येक भारतीय फैमिली ने, क्योंकि तेल की कीमतें तो बहुत कम हुई, लेकिन तेल भारत में इतना सस्ता किया नहीं गया। क्यों नहीं किया गया? सरकार ने लगभग उसी अनुपात में टैक्स बढ़ा दिए। माना जाता है कि हर प्रत्येक भारतीय परिवार से पिछले 7 सालों में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए तक का टैक्स वसूला गया है केवल तेल पर। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे सरकार को बहुत ज्यादा धन मिला, और जिससे सरकार महंगाई पे काबू रख पाई, जिससे पूरा अर्थव्यवस्था जो है वो लो इंटरेस्ट रेजिम पे, यानी कि क्योंकि मार्केट में पूंजी बहुत रही, पैसा बहुत रहा, तो बैंक बहुत कम ब्याज पर, इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्टमेंट मुहैया कराने को तैयार रहे। और माना जाता है कि जीडीपी को भी कम से कम 2 से 3% का फायदा मिला अब तक तेल की कम कीमतों से। अब वो फायदे खत्म होने वाले हैं। क्यों खत्म होने वाले हैं? रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तेल की कीमतें भागने लगी, $100 को क्रॉस कर गई प्रति बैरल। अब तुरंत तो इसको पास नहीं किया जा सकता कंज्यूमर्स को। क्यों? क्योंकि पहले से ही तेल जब कम था तो टैक्स लगा के तेल की कीमतों को काफी बढ़ा दिया गया है। अब, और बीच में कुछ टैक्स हटाए भी गए, लेकिन फिर भी तेल की कीमतें काफी ज्यादा हैं। अब जितनी ज्यादा तेल की कीमत हो चुकी है, अभी के बराबर टैक्स रखते हुए ही उसको तुरंत कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास नहीं पास किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ऑलरेडी महंगाई बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में मांग जो है वो कम बनी हुई है, यानी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत मजबूत तो नहीं है। तो ऐसे में सरकार का जो आइडिया था कि सरकार अपना पूंजीगत निवेश बढ़ाएगी, उस प्लान पर थोड़ा संशय के बादल, डाउट के बादल मंडरा रहे हैं। तो ऐसे में जब रूस ने कहा है कि वो भारत को कम कीमतों पर तेल बेचेगा, तो कई लोगों की बाँछें खिल गई हैं।
लेकिन संपादकीय क्या कह रहा है कि भारत को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सस्ता तेल खरीदने की चाह जो है वो भारत को किसी महंगी मुसीबत के फेर में डाल दे। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि चैलेंजेस क्या-क्या हैं। इन चैलेंजेस की जानकारी तो हमें होनी चाहिए, सरकार को भी होगी। सरकार इन चैलेंजेस से निपटने के लिए भी कदम उठाएगी, लेकिन इन चैलेंजेस की जानकारी हमें होनी चाहिए। 1991 में जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने IMF में भारत को तमाम तरह की मदद देने की शुरुआत की, उसकी कई शर्तें बताई जाती हैं। हालांकि बात के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब और दूसरे लोगों ने कहा है कि भारत पे कोई शर्तें थोपी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी आम मान्यता यही है कि तमाम जो बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिले, उस पर एक कारक, अगर इकलौता कारक नहीं भी, तो एक कारक ये भी काम कर रहा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी कि अपने बाजार को थोड़ा मुक्त कीजिए, उसको लाइसेंस राज से हटाइए। अब सोवियत रूस का पतन उसी समय हो रहा था। आप पूछेंगे इन दो बातों को मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं एक के बाद एक? दरअसल क्योंकि सोवियत रूस का पतन हो रहा था, तो दुनिया में ऐसा माना जा रहा था कि जो प्लान्ड इकोनॉमीज हैं, जो सरकार के थोड़े नियंत्रण में रहती हैं, उनका समय भी जा रहा है। क्योंकि सोवियत रूस का पतन हो रहा था, तो सोवियत रूस के साथ जुड़े विचार भी कमजोर पड़ रहे थे और भारत सरकार के सामने ये आसान मौका था या अच्छा मौका था कि वो सोवियत रूस के विचारों वाली आर्थिक मॉडल या विचारों वाले अर्थव्यवस्था के मॉडल से बाहर निकलकर अमेरिकी मार्केट व्यवस्था, बाजार व्यवस्था आधारित मॉडल को अपना सके, क्योंकि सोवियत रूस का भी पतन हो रहा था। तो दुनिया की कई घटनाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। अब जबकि रूस भारत को सस्ता तेल ऑफर कर रहा है, तो भारत को देखना होगा कि दुनिया की कंडीशंस क्या इसके लिए मुफीद हैं, क्योंकि 1990-91 में कई कंडीशंस हमारे लिए मुफीद भी थी। हमें पैसे की जरूरत थी, हमें फॉरेन फंडिंग की जरूरत थी, बट साथ में हम बाजारों को आसानी से इसलिए भी खोल पाए क्योंकि दुनिया में कई दूसरे आर्थिक मॉडल, जो वैकल्पिक आर्थिक मॉडल थे, वो कमजोर पड़ रहे थे। अभी की वैश्विक आर्थिक या भू राजनीतिक हालात क्या हैं, चर्चा कर लेते हैं। जब इससे पहले, ऐसा नहीं है कि तेल की कीमतें पहली बार $100 के पार गई हैं, मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी थी। जब बढ़ी थी तो क्या हुआ था, हम ये नहीं पूछ रहे कि राजनीतिक तौर पर क्या हुआ था, हम पूछ रहे हैं कि आर्थिक तौर पर भारत उनसे कैसे निपटा था। कैसे निपटा था? भारत अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर उन बढ़ी हुई तेल की कीमतों का पैसा चुका पाया था। उदाहरण के तौर पर संपादकीय कहता है कि यूपीए टेन्योर के दौरान जब तेल की कीमतें इसी तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ी, $100-120 प्रति बैरल पहुंच गई, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे, हमारे जो निर्यात थे, उनमें जीडीपी के 25% तक का इजाफा हुआ, एक बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन हाल के समय में, जैसा कि हम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तमाम कारणों की वजह से कमजोर चल रही है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें गिरावट आई है 18% की। तो इस 18% की गिरावट को हमें बढ़ोतरी में बदलना होगा अगर हमें $100 वाले या $100 से ऊपर तेल की कीमतें जाती हैं, उसके भुगतान के लिए तैयार रहना है। तो अब इसमें पेच कहाँ फंस रहा है? पेच फंस रहा है कि जो अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत से बहुत अधिक आयात जो है वो अमेरिका जाया करता है। यूएस इज इंडियाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। अब अमेरिका ने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई रूस से तेल खरीदने के मामले में थोड़ा सचेत रहिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मत खरीदिए, उन्होंने ये कहा कि भारत को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इतिहास की किताबें लिखी जा रही होंगी तो भारत का नाम किस स्याही से लिखा जाएगा। वो मोटा मोटा कह रहे थे कि देखिए रूस का साथ मत दीजिए। अब इसमें जो भावुक लोग हैं वो कहेंगे कि अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला, लेकिन बात भावुकता की नहीं है। भावुकता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन निर्णय लेते समय भावुकता का ध्यान रखा जाना चाहिए, भावुकता में निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो संपादकीय क्या कह रहा है कि रूस जब ये मोरल स्टांस ले रहा है, ये नैतिक शिक्षा दे रहा है, हमें उस नैतिक शिक्षा की परवाह नहीं है। परवाह इस बात की है कि इसमें संदेश क्या छिपा है। संदेश ये छिपा है कि अमेरिका इस बात से बहुत खुश तो नहीं होगा कि भारत ऐसे समय में जब अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ा रहा है, भारत उस दबाव को हल्का करने के काम में सहायता दे। हमें बस इतनी ही बात समझनी है जो अमेरिका कहता है कि भारत ध्यान रखे कि इतिहास की किताबों में उसे कैसे याद रखा जाएगा। क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा आयातक देशों में से एक है
और उसने कहा है कि रूस के तेल खरीदने पर थोड़ा खबरदार रहिए। तो ऐसे में हमें इस बात से सचेत रहना होगा कि किसी तरह की सैंक्शंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सैंक्शंस का भुक्तभोगी भारत ना बने। तो ये एक खतरा है जिससे हमें सचेत रहना होगा। भारतीय विदेश नीति बहुत बेहतर तरीके से काम करती है, कई लोग इसके गुणगान गा रहे हैं, संभावना है कि इसका भी हल निकाल लिया जाए, लेकिन इस खतरे के प्रति आगाह रहना होगा। दूसरी बात नहीं, पहली बात के अगले बिंदु में, चरण में हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि जिस हालात में अभी हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जिनमें ऑलरेडी एक गिरावट देखने को मिली है, पिछले कुछ सालों में 18% की गिरावट देखने को मिली है पिछले 7 सालों में, तो इस समय हमारी अर्थव्यवस्था आयात के और गिरने का बोझ नहीं उठा सकती है। दूसरी समस्या क्या है जो रूसी तेल खरीदने में, आमतौर पर जब हम विदेशी व्यापार करते हैं या किसी भी देश के साथ भारत व्यापार करता है, तो आमतौर पर हम यूएस डॉलर्स में व्यापार करते हैं। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो रूस चाहता है कि हम रूबल में व्यापार करें, रूबल जो कि रूस की करेंसी है। अब भारत देखिए इससे पहले ईरान के साथ भी व्यापार कर चुका है, जबकि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन ईरान के साथ व्यापार कई बार रुपयों में भी हो जाता था, और दूसरा कि हम कुछ एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, चावल एक्सपोर्ट, गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, व्हीट एक्सपोर्ट, तो थोड़ा बार्टर किस्म से भी व्यापार हो जाता था। रूस के साथ इसकी संभावनाएं भी कम है। दूसरी बात कि रूस रूबल में चाहता है। अब रूस अगर रूबल में हम व्यापार करने लगते हैं, तो चीन जो है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है, वो भी भारत पर दबाव बढ़ा सकता है कि हम अपने व्यापार का पूरा हिस्सा, भारत और चीन के बीच का जो चीनी हिस्सा है, या एक बड़ा हिस्सा हम युआन में करें, जो कि जिस करेंसी में चीन व्यापार चाहता है। वो दोनों ऐसा क्यों चाहेंगे, इस सवाल पर हम बाद में आएंगे। सऊदी अरेबिया भी ऐसा कह सकता है कि भाई अब हमसे इतना तेल खरीदते हैं, आप भी यूएस डॉलर में मत दीजिए, हमारी अपनी करेंसी में हमको पैसा दीजिए, हम बेचते हैं आपको, क्योंकि आप रूस को रूबल में बेच रहे हैं। क्यों ये सब होगा? क्योंकि पूरी दुनिया में एक मुहिम चल रही, ऐसा, और मुहिम नहीं कहेंगे इसे, लेकिन पूरी दुनिया चाहती है कि डॉलर पर जो अभी डिपेंडेंस है पूरी दुनिया की, डॉलर ऑलमोस्ट एक प्रकार से दुनिया की रिजर्व करेंसी है। हम कभी इस कहानी की चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि डॉलर पूरी दुनिया की विश्व करेंसी बन गया, रिजर्व करेंसी बन गया। अभी के लिए मान लीजिए कि डॉलर दुनिया की एक रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन दुनिया के कई देश मानते हैं कि उन्हें दूसरी करेंसीज में भी थोड़ा थोड़ा व्यापार करना चाहिए, तो डॉलर का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा कम हुआ भी है पिछले कुछ समय में। लेकिन अमेरिका इस बात को लेकर सचेत है। तो भारत अगर इस चक्कर में फंसता हुआ दिखता है कि वो रूस के साथ रूबल में, चाइना के साथ युआन में, सऊदी अरब के साथ उसकी करेंसी में व्यापार करने लगता है, तो माना जाएगा कि भारत इस डी डॉलराइजेशन, दुनिया से डॉलर के प्रभुत्व को कम करने की मुहिम का हिस्सा है। डॉलर का ये प्रभुत्व ही अमेरिका के प्रभुत्व का एक बड़ा कारण है दुनिया में, और साधारण सी बात है, अमेरिका इस बात से भी खुश नहीं होगा। इस समय जिस तरह के भू राजनीतिक हालात हैं, उसमें भारत को अमेरिका के सहयोग की आवश्यकता है। अब एक ही साथ तमाम लड़ाइयां एक साथ नहीं लड़ी जाती, एक एक करके लड़ी जाती हैं। डी डॉलराइजेशन पर कभी और काम होता रहेगा। अभी भारत को सचेत होने की कोशिश है कि भारत ऐसे इकोनॉमिक बैटल्स नहीं लड़ सकता जो कि चीन के पक्ष में है और भारत के सहयोगी देशों के खिलाफ जाते हैं। तो भारत को अगर रूबल में ये तेल खरीदना पड़ा, तो भारत एक आर्थिक युद्ध में फंस सकता है। तो ये है दूसरा खतरा। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि हो सकता है हम इस खतरे से निकलने के तरीके खोज लें, लेकिन हमें इन खतरों के प्रति आगाह रहना चाहिए। तीसरी बात यही कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब बातें खत्म हो गई हैं। 2 बड़े कारण थे, 2 बातों की हमने चर्चा कर ली। अब आखिरी अंतिम बातों पर हम आ चुके हैं कि जो निर्यात ही है, यही है भारत के इस समय के आर्थिक हालातों से निकलने का रास्ता। उन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर भारत को ध्यान देना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध ने भी कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं। आप पूछेंगे किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं? तो रूस जो है दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो भारत में भी उत्पादन बहुत अधिक होता है गेहूं का, लेकिन क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद के चलते, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर के देशों ने रूस पे तमाम प्रतिबंध लगाए हैं, तो रूस के सामने कम ही देश बचे हैं जहां वो निर्यात कर सकता है अपना गेहूं। वहीं दुनिया के कई मार्केट्स खुल गए हैं कि वहां भारत का गेहूं निर्यात किया जा सकता है।
संपादकीय कह रहा है कि इस तरह के भाई कई अपॉर्चुनिटीज इस युद्ध में भारत को अपने लिए देखनी होंगी कि भारत के हित कहाँ कहाँ सध रहे हैं, उन हितों को भारत को ज्यादा ध्यान में रखना होगा और बचना होगा किसी एक धड़े का हिस्सा बन जाने से, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को फिर से दो भागों में बांट दिया है। एक वो जिसमें अमेरिका और उसके समर्थक देश हैं, एक वो जिसमें रूस और उसका एक मुख्य समर्थक चीन खड़ा है। भारत को बहुत बेहतर तरीके से कोशिश करनी होगी कि वो अपने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स से बेहतर शर्तों पर व्यापार तो कर सके, लेकिन साथ ही साथ वो अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो हैं उनका भी ख्याल रख सके। यही भारत की विदेश नीति का लक्ष्य होना चाहिए, ये संपादकीय कहता है। ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।